वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीआरई री एग्जाम की तैयारियों के लिए। आप सभी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े। मैथ्स की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस की, और यह प्रैक्टिस पीआरटी को लेकर के, जूनियर को लेकर के, मतलब कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन प्रैक्टिस आपको लगातार दिख रही होगी। सुबह भी क्लास आपको दिख रही है, दोपहर में भी आपको मॉडल पेपर दिखना शुरू हो जाएगा, शाम में आपको मैथ्स की क्लास, हिंदी की क्लास, साइंस की क्लास और रेगुलर इस तरह की कक्षाएं आपके सामने अब से कनेक्ट होनी दिखेंगी। तो आप सभी लोग अपना पूरा कमिटमेंट, फोकस दिखाइए, क्योंकि हम भी अगर कमिटेड हैं, चीजों पर आपके साथ काम करने चल रहे हैं, तो आप सब भी अब रेगुलर और प्रॉपर वे में पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दीजिए। आइए मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा, और ये अब जो आपको 27 तारीख से पेपर देना है उसके लिए अब आपका फोकस होना चाहिए कि आज अगर 5 तारीख है तो अगले लगातार 27 के पहले 25 तक हम लगातार प्रैक्टिस प्रक्रिया पर लगे रहें। और इस प्रोसेस पर मैं काम करने आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं, और पहले प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत भी कर ले। और आपका फोकस, आपकी पढ़ाई लिखाई इन प्रश्नों के कमेंट से हमें दिखनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप सच में उतना सीरियस थे, उतना आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। मैं इन प्रश्नों के आंसर्स आपको देखना चाहता हूं। जी, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं सबके, एकदम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग फोकस होकर के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दें। आपको इस तरह के प्रश्न पीआरटी के एग्जाम में जरूर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? डायरेक्ट जोड़ का प्रश्न है, घटाव का प्रश्न है। जैसे 3 सही 5/8 है, 6/16 है, ध्यान दीजिएगा 6/16 है, -5/24 है, प्लस 3 सही 1/2 है। ये आपका टर्म है। आप इसको कैसे कर सकते हैं आप बताइए। सभी लोग, जो लोग कर सकते हैं प्लीज आंसर करें और बताएं सही में इसका आंसर क्या हो जाएगा। करने को देखिए, मैं इसको जैसे अगर चाहूं तो इस 3 को जैसे एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं, अगर बता सकते हैं तो बताएं। कहीं अगर मैंने लिखा 3 सही 1/2, इसका रिजल्ट क्या होगा? कौन कौन आंसर करेगा? 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। एक मैंने लिखा 3 गुणे 1/2, एक मैंने लिखा 3 + 1/2। गलती बिल्कुल ना करना कोई भी, ठीक है। आप बताओ इस समय ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? कौन बताएगा? आप किसकी तरफ जाओगे, इसकी तरफ कि इसकी तरफ? मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा, फिर उसी हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं इसका, और डायरेक्ट सोल्यूशन कराता हूं। बहुत तामझाम और बहुत ज्यादा आपको मैं यहाँ पर अलग अलग चीजें बताऊं, गुमराह करूं, इधर उधर की बातें बताऊं, कोई अर्थ नहीं होता है। बस इतना जाने रहिए, अगर 3 सही 1/2 लिखा है और गलती से किसी ने इधर की तरफ फोकस कर दिया तो गलत है। ये सही है, जुड़ा हुआ टर्म है। अर्थात यहां भी देखो तो 3 + 1/2 है, यहां भी देखो तो 3 + 5/8 है। मतलब आप चाहो इस 3 को और इस 3 को अलग कर लो और दोनों कहीं उठा के रख लो कि लोग 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। बाकी जो पद हैं उनको ले लीजिए। 5/8 है, 6/16 है, -5/24 है और प्लस 1/2 है। ठीक है। अब आप इसमें जैसे सोल्यूशन करते हैं वैसे कर डालिए। जैसे क्या करते हैं बताइए? एलसीएम ले लीजिए। या आप देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 24 है, 24 के आगे 24 सबसे तो कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 48 इसका एलसीएम होगा। आप 48 नीचे रख सकते हैं, और 48 से देखिए 8 से डिवाइड करो, 6 8 48, 8 छंगे 48, 6 पंचे 30 होता है, प्लस 16 दूना 32, 16 3 48, 3 छंगे 18 होता है, 24 दूना 48, 2 पंचे 10 होता है, प्लस 2 24 बार 48 से 24 होता है। अब आप इसका सोल्यूशन देखो कैसे डिसाइड होगा। 30 और 18 38 होता है, 38 में से 10 निकलेगा 28 होता है, 28 और 24 52 होता है। कितना होता है? 52/48 आप लिख सकते हैं। 52 बटा कितना लिख सकते हैं? 48। आप ध्यान से देखिएगा, एकदम कंफर्म करते हुए चलिएगा, जिससे कि यह क्लियर रहे, आपको कंफर्म रहे, दिक्कत कभी एक भी प्रकार की ना आने पाए। अब देखिए जैसे 4 से देखिए 4 13 बार होता है, 4 12 बार होता है, या 13/12 है, या 13/12 है। तो आप जो बचा 6 था इसमें जोड़ दीजिए, 6 + 13/12 है। अब 12 छंगे 72 है, 72 + 13 है, 72 + 13 है, और आपके पास नीचे कितना है? 12। अब यहां पर थोड़ा सा इन सब बातों को एकदम ध्यान से देखिएगा, कंफर्म कर लीजिए कि इसका आंसर कितना होगा, इसका प्रोसेस कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा। एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने 48 लिखा एलसीएम, 8 छंगे 48, 6 पंचे 30, 16 3 48, 3 छंगे 18, 24 दूना 48, 2 पंचे 10, 2 12 में 2 24 बार 24 हुआ। मैंने सोल्यूशन किया, 30 48 हुआ, 48 में 10 निकला 38, 38 में 24। एक थोड़ा सा एक शब्द हमने यहां पर मिस किया है, क्योंकि आप देखो 48 होगा, 48 में से 10 निकलेगा तो 38 होता है, और 38 प्लस हमको 24 करना था,
तब जाकर के नीचे आप 48 लिखे, नहीं तो ऐसे तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए बस कितना हो गया, 30 20 50, अब 50 10 60 2 72, 72 बटे 48 है। तब भी देखिए 4 18 चौके 72 होता है और 4 12, या ऐसे देख लीजिए 24 तियां 72 होता है, 24 तियां 72 होता है, 24 दूना 48 होता है। तो आप लिख क्या सकते हैं बताइए, अगर इसका आपको सोल्यूशन करना है। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग, क्योंकि यहां पर आपके सामने कितना बचा था भाई, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करें तो आप कितना आंसर बता रहे हैं, बोलिए सभी लोग। सभी लोग 6 to 8 के लिए अलग से हम सेशन लेंगे, 6 to 8 के लिए अलग से सेशन लेंगे। इसको अभी देख लीजिए, आप सभी के सामने है जैसा मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं आपको जैसे कर दूं, 48 हुआ, 48 में 10 निकला 38 हुआ, ठीक है 38 हुआ, 38 और 20 24 हमने जोड़ दिया, 30 20 50, 50 10 60 2 62 होगा यार, 72 नहीं होगा। हम लोग इसीलिए देखिए कंफर्म नहीं कर रहे थे, 48 होगा। अब 4 से इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दें, 32 हुआ और 24 हुआ। अब 6 में इसको जोड़ दें, 6 में देखिए हमने 32 जोड़ा और 24 जोड़ा, 24 को 6 से गुणा करें, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 2 14 होता है, प्लस आप 32 जोड़ दें, नीचे आपका 24 रहेगा। अब आप इसको प्रॉपर हल कर डालिए तो 140, मतलब अगर जोड़ेंगे 4 2 6 ना, यहां पर आपका देखिए कितना हुआ, 4 छंगे 24 हुआ, 4 दुआ 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 2 14 हुआ, 144 हुआ, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो रहा है 2 31 हो रहा है ना, यहाँ पर देखो मिस हो गया था एक जो है 31 हो रहा है, तो इसको आप 31 मेंशन कर दें। 31 पुट करने पर आपके सामने यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 175/24 आया। यहाँ पर इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जी। यस, बहुत बढ़िया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए सभी लोग। 175/24 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक, चलिए अभी मैं दूसरे प्रश्न पर बढ़ता हूं और बहुत ध्यान से दूसरे प्रश्न को आप लोग सभी लोग करिए। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, कितनी है 16,500 है। यस, यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। जैसे आपसे कभी कोई इंफॉर्मेशन कोई डेटा दिया हो और हर साल के इंक्रीज का परसेंटेज दिया हो कि प्रति वर्ष बढ़ती, जैसे आप किसी के घर किराए पर रहते हो और उसने कहा कि हर बार किराया तुम्हारा 10% बढ़ेगा। मान लो इस बार किराया 5,000 है, तो अगली बार किराया 5,000 पे 10% लेंगे तो 500 बढ़ेगा। अगली बार आप सोचोगे सेकेंड ईयर फिर 500 बढ़ा दो, कहेगा ना अभी 5500 हो चुका है, 5500 पे 10% लगाओ। इसको हम क्रमिक वृद्धि सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। जैसे इस समय देखो क्या लिखा है, जनसंख्या 16,500 है, वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इसको करने का तरीका सिस्टमेटिक आप ध्यान दीजिए, ये होता है आप 10% को भिन्न में लिख दें। किसी भी परसेंट को भिन्न में लिखना मतलब 100 से भाग करना, 100 से भाग करेंगे 1/10 होगा। इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा, अगर वैल्यू 10 थी तो 10 में 1 जोड़कर कितना होगा 11 होगा, और एक बार नहीं होगा 2 बार होगा। फिर लिखिए 10 से कितना जोड़कर 11 होगा। अब आप समझ गए कि यह एक वैल्यू प्रेजेंट में है और इसका यह अमाउंट इंक्रीज होकर के इतना हो रहा है। इसको कंबाइन करें, इसका अर्थ है कि 100 से जनसंख्या 121 हो गई, 100 से जनसंख्या 121 हो गई, और 100 का मान यहां पर कितना दिया 16,500 दिया है, और आपको इस 121 का मान निकालना है। इसको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना हो जाएगा। चलिए इसके लिए आप चाहे तो इसको तुलना कर लो, या खत्म हो गया। आप 121 का गुणा 165 में करेंगे। अब 121 का गुणा 165 में कितना आंसर आएगा, ऑप्शन 2 है आपके पास, 3 है। ये दोनों सोचे जाएंगे, ये तो सोचा ही नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 0 है, और इनका गुणा करने पर अंत में 5 है। दोनों ऑप्शन में अंत में 5 है। और एक प्रॉब्लम बीपीएससी को लेकर ये भी बहुत बड़ी होती है, इनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको लेकर हमेशा डाउट होता है, उपर्युक्त में 1 से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब आप सोचो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना ही हम लोग को। तो आप 2 प्रकार से, एक तो अंतिम डिजिट से और अंतिम दूसरे डिजिट से भी फाइनल कर सकते हैं, या 11 से 2 बार गुणा कर दें। 11 से 2 बार गुणा करके भी आप आंसर कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या जैसे हमने कह दिया कि 11 गुणे 165 है, 11 से गुणा करो, 11 5 55, 11 6 66, 66 5 71 होता है, 71 हुआ, 1 लिया 17, 11 7 हुआ, 11 1 11 7 18 हुआ। अभी फिर 11 से गुणा कर दे, 11 5 55 होगा, 11 1 11 5 16। अंतिम डिजिट 5 है तो सेकंड डिजिट 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन होगा। ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है जी।
एकदम करेक्ट है। आप सभी लोग एकदम प्लीज नोट कर ले, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप कंफर्म कर ले, आपका सोल्यूशन है। आप लोग जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। यस हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न भी आपको परीक्षा से रिलेट करता है। अभिजीत, आपने अपनी बातें रखी है, मैं आपकी बात को ध्यान से देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार थोड़ा सा मैं समझता हूं, तब मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। मैं अभी नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक है, आपकी क्लास नहीं हो रही, इसी के बारे में हम आपको रिस्पॉन्स करना है, लेकिन अभी तुरंत नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, पर कंफर्म करके ही बता पाऊंगा। ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है, माध्य मतलब एवरेज। उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, एक संख्या अगर हटा दें तो माध्य में 5 की कमी आ जाती है, माध्य में 5 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या का मान ज्ञात कर दो कितना है। जैसे आप ये देखो, आपको सबसे पहले माध्य मतलब एवरेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू हमेशा सम मतलब योग डिवाइड बाय नंबर होता है। अर्थात कभी भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज मतलब सभी पदों का जोड़ बटा पदों की क्या होती है, संख्या होती है। अगर हमने जैसे यहां लिखा संख्या, ध्यान दीजिएगा, और यहां लिखा हमने औसत। अब इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करिए, समझिए कैसे क्या हो रहा है। हमने कहा कि 5 संख्याएं थी अपने पास और उनका माध्य अर्थात उनका औसत कितना था, 28 था। उनमें से कह रहा है कि एक संख्या को निकाल दे। एक संख्या अगर हम हटा देते हैं, इसमें से एक कम कर देते, संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कह रहा माध्य में 5 की कमी हो जाती है, 5 की कमी होगी तो कितना होगा, 23। इसको हल करने के 2-3 मेथड हैं। जैसे एक तो ट्रेडिशनली हल कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई योग क्या होगा, योग होगा नंबर गुणे एवरेज। अर्थात अगर यहीं पर हम योग लिख दें तो जब वो 5 संख्याएं थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो 5 गुणे 28 कर दे, 5 8 40, 5 दूना 10, 4 14, 140 हो जाएगा। और अगर मान लो हमने जब एक संख्या निकाल दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12, 4 दूना 8, 8 1 कितना होता है, 9। यहां पर 23 होके 92 हो गया। अब वह जो 5वीं संख्या जो एक संख्या निकली है उसका मान क्या होगा, क्योंकि उसी की वजह से 140 से 92 हुआ है, तो घटाइए, 10 से 2 8 होता है, 13 से 9 4 होता है, वह मान हो गया 48। और इसका करने का एक दूसरा तरीका भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 48 बताया, देखिए पंकज ने हमें सही बताया है, और भी जो लोग हमें बता रहे हैं बी ऑप्शन इसका 48 करेक्ट आंसर है, पंकज ने बताया, मुकेश ने बताया, कविता ने, अच्छा है रिस्पॉन्स आपका। मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। एक प्रकार से ऐसा हो गया कि कोई एक समूह था जिसमें पदों की संख्या, सदस्यों की संख्या 5 थी, उनका औसत 28 था। उनमें से एक पद निकला, औसत यहां पर घट करके 5 23 हो गया। तो आप यहां पर यह पुरानी संख्या, पुराना औसत, नई संख्या, नया औसत निकालने का कॉन्सेप्ट है। अगर पुराना हम औसत ले लें, आइए नई संख्या के पास, जो यहां कमी हो रही है इस कमी का मल्टीप्लीकेशन करिए, 4 पंचे 20 करिए, और यहां पर क्योंकि कमी है तो इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। निकालने में उल्टा काम करना होता है, क्योंकि अगर कोई समूह से आपके निकलता है तो अपना प्रभाव लेकर जाता है। अगर एक कमी हुई है और इस कमी की वजह से औसत घटा है, यहां पर एक संख्या की कमी हुई है, औसत घटा है, पुराना औसत लीजिए, नई संख्या के पास जाइए, उस कमी को अप्लाई करिए, ले जाकर उसमें जोड़िए, तो जोड़ने पर यह मान सीधा सीधा 48 हो जाएगा। आप देख सकते हैं। दूसरा, इसको भी ले सकते थे, अगर इसको 23 ले लेते तब भी इसको ले जाते, 5 से गुणा करते और ला के 25 जोड़ देते, तब भी देखिए आपका मान 48 ही आता। तो राइट सोल्यूशन इस कंडीशन में किसी भी हालत में 48 ही आने वाला है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब आइए चौथे पर, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जिसको अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं। आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, अलग अलग तरीके क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे कनेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में, जिसका आ रहा है आंसर करो आप सभी लोग। में कौन सी स्थिति वाले चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होते हैं? थोड़ा सम चतुर्भुज के बारे में जान लो कि इसको हम अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है कि चतुर्भुज से पहले वह समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है, ध्यान दीजिए, कुछ जनरल बातें जाने रही जिससे कि हम कंफर्म कर लेंगे। जो विकर्ण होते हैं, सबसे पहली चीज, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, या इसके बराबर होता है या इसके बराबर होता है। इनका आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं कि विकर्ण बराबर हो, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यह कंफर्म है।
अब आप प्रश्न को देखिए, विकर्णों के मध्य एक कोण 60 डिग्री होता है। मैंने तो आपको कंफर्म कर दिया विकर्णों के मध्य एक कोण नहीं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। तो विकर्णों के मध्य अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं तो आपसे जैसे इसने कहा कौन सा कथन समचतुर्भुज में नहीं होता है, यही ऑप्शन पर तो जाओगे आप। लेकिन अब बीपीएससी है तो इसमें आपको दूसरे तीसरे ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे लिखा था निम्न चतुर्भुज में कौन सी स्थिति वाले चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे भैया जिनके विकर्णों के मध्य 60 डिग्री का कोण होगा वो तो बिल्कुल समचतुर्भुज नहीं होगा। तो पहला तो एकदम परफेक्टली सही है। क्या दूसरा तीसरा भी हमसे कनेक्ट कर रहा है? पढ़िए, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, भाई ये तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सत्य है। जो विकर्ण होते हैं ना, ये जाते हैं इसको बराबर बराबर, इसको सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है। तो जो नहीं है वो पहला ऑप्शन है। तो अगर आप पहला ऑप्शन लगाओगे तो आपका उत्तर करेक्ट है। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम राइट सोल्यूशन माना जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपने लगाया एकदम परफेक्ट करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है, तो इसको सब लोग उतारे। ए ऑप्शन इस प्रश्न चौथे का राइट सोल्यूशन है। और अब बढ़ जाए आप 5वें नंबर पर, और उत्तर सबका आना चाहिए, ठीक है, उत्तर सबका आना चाहिए। 5वां नंबर आपके सामने बोर्ड पर आया। 3 संख्याएं हैं 1 2 3 के अनुपात में है। 3 संख्या है जो कि 1 2 3 के अनुपात में है, उनका मासा एचसीएफ 12 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। मैंने इस थोड़ा सा रूल एक मैं आपको कंफर्म अभी कर देता हूं। और पीआरटी में भी जो 15 मार्च का पेपर हुआ था उसमें भी इस पर प्रश्न पूछा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया था कि हमें 3 संख्याओं का रेशियो दिया था, उनका हमको लासा दिया था और उनसे हमको मासा उनका ज्ञात करने को कहा था। फिलहाल अभी आप लोग जो है जिस कंडीशन को फेस कर रहे हैं इससे सब कनेक्ट कर लेंगे। जैसे 3 संख्याओं में 1 2 और 3 का अनुपात है, ध्यान से देखिए, और उनका हमें क्या दिया है, मासा दिया है, कितना बताएं, मासा दिया है 12। संख्याएं पूछ रहा है, लासा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले जानो क्या होता है, रूल थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर कभी भी 3 संख्या हो, 2 संख्या हो, ए बी और सी के रेशियो में है, अगर उनका मासा या सीएफ अगर x है, मासा x है, तो संख्याएं क्या होंगी पता है, संख्याएं जो होंगी वह ax bx और cx होंगी। अगर रेशियो a:b:c है, मासा उसका x है, तो संख्याएं ax bx और cx होंगी। और अगर मान लो यहीं पर मैं कह दूं कि लासा बता दो क्या होगा, तो लासा इसका होगा abcx। ध्यान दीजिएगा, abcx का मतलब है इन तीनों पदों का लासा गुणे x, मतलब मासा के बराबर कर दो, मासा से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे अपने को इस संख्याओं का रेशियो दिया है और अपने को मासा भी दिया है, तो हम लोग तुरंत लासा करेंगे तो कितना होगा पता है, 12 गुणे 1, पहली संख्या 12। अब देखो यहां पर 12 गुणे 2, दूसरी संख्या 24, तीसरा 12 गुणे 3 ना, 12 गुणे 3 तीसरी संख्या 36। तो 12 24 और 36 होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और यहीं पर अगर आपसे लासा पूछ लिया जाता, एलसीएम बता दो क्या होगा, बोलिए, लासा पूछता तो क्या बताते आप लोग, कमेंट करिए। कहते हैं कि सर इन तीनों का लासा कर लो, यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो ए बी सी अर्थात 1 2 3 का लासा 6 होगा और 6 गुणे हम 12 कर देते तो लासा हो जाता 72। मतलब लासा भी पूछ सकता था, संख्याएं तो पूछा ही था हम लोगों से। तैयार रखिए, आप लोग कंफर्म कर लो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फिलहाल ए। हम लासा के लिए अपडेटेड अलग से बता दिए हैं। बाकी जो आपसे पूछा गया था तीनों संख्याएं आपकी 12 24 और 36 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। यस, बढ़िया है, तैयार रखिएगा। ये हो गया 5वां नंबर, कंफर्म हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठा नंबर आप लोग ध्यान से देखिए, कंफर्म करिए इसको भी। क्या है प्रश्न, 5 वर्ष पहले योगेश की आयु, योगेश एक पर्सन है, उमेश की आयु की 1/3 थी। एज रिलेशन का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज रिलेशन आपकी परीक्षा के हिसाब से। 5 साल पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। वर्तमान में योगेश की आयु 17 साल है। हाँ, तो उमेश की हमको आयु बतानी है कि उमेश की उम्र क्या है इस समय। चलो, हम लोग यहाँ पर एज रिलेशन के 3 लेवल को बहुत जाने रहे ध्यान से। एक तो वर्तमान, एक पूर्व, ठीक है, एक पूर्व और एक बाद। अगर इन 3 स्ट्रक्चर को हमें कंफर्म क्लियर हमारे पास जानकारी है तो हम आयु संबंध के प्रश्न में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, सब कर लेंगे। आइए देखिए, 5 साल पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। ये कब थी बताओ, 5 साल पहले थी। दोनों की आयु का संबंध दिया था, किसकी, योगेश की और उमेश की। क्या थी, योगेश जो था उमेश का 1/3 था। मतलब इस प्रकार से उनका रिलेशन था, 1 और 3 का अनुपात था। योगेश 1 था तो उमेश 3 था, एक कंडीशन थी।
अब कह रहा वर्तमान में योगेश की आयु 17 साल है, यहां पर योगेश की आयु 17 साल है। अब आपसे कह रहा है कि उमेश की आयु यहीं पर हमको बताना है एग्जैक्टली कितनी हो पाएगी। आपको मैं बता दूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है और रेशियो और अनुपात अलग अलग जगहों पर दिया होता है, जैसे पूर्व में आपको अनुपात दिया है और वर्तमान में कोई एक मान दिया है, तो हम इनको दोनों को संबंधित कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो को अनुपात मान की जगह ले आओ या मान को आप अनुपात की जगह ले जाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वैल्यू को ले जाओ रेशियो की जगह पर, अनुपात मान को ले जाओ अनुपात की जगह पर, अनुपात वहीं रहने दीजिए। कैसे? जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं इस समय आपकी उम्र अगर 17 साल है, सही में झूठ? 5 साल पहले क्या थी? बोलिए। कहोगे सर मेरी 5 साल पहले तो 12 साल थी। कितनी थी? 12 थी। भाई अगर आप आज 17 के हो तो 5 साल पहले क्या थे? 12 के थे। और 12 के थे एग्जैक्टली योगेश 5 साल पहले मतलब 12 साल का रहा होगा। जिस समय उसका अनुपाती भाग 1 था तो लिख दो 1 बराबर 12 योगेश का मान। बताओ आप खुद ही उमेश का मान कितना रहा होगा? बताइए। उमेश का मान 36 उस समय था। कब था? 5 साल पहले। 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 36 साल का था तो आज उसकी उम्र क्या होगी बताएं? अगर उस समय 36 था तो 36 में 5 जोड़ दे, इस समय उमेश 41 साल का है। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है 41। इस प्रश्न के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं। जितने लोग का 41 आया एकदम कन्फर्म, पंकज का, ठीक है, मुकेश का, हाँ, अरविंद का, पुनीत का, रूबी का, सभी का आंसर जो जो आ रहा है 41 एकदम राइट सोल्यूशन है। छठे प्रश्न का आप करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। 41 वर्ष इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका बनकर आ रहा है। करेक्ट? यस। आगे बढ़िए। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी फेस करने को मिलता है। ए का मान इस तरह चुनिए, ए का मान चुनना है कि 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है का कोई हल ना हो। हमें ए का वह मान चुनना है, वह मान बताना है जिससे हमें ये तय करे, ये कंफर्म करे कि इस समीकरण का कोई हल ना हो। यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण है। 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण का मान कब नहीं होता है, कब कोई हल नहीं होता है, इसको आप जान लीजिए। कभी भी मैं आपको ऐसे कंफर्म कर दूं, कभी कोई समीकरण ऐसे लिखा हो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर अगर लिखा है c2, इसके हल को लेकर, इसके सॉल्यूशंस को लेकर के हम कुछ कंडीशंस देते हैं आपको। कंडीशंस में मैं आपको बता दूं कि यदि, ध्यान से देखिएगा, इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू, मतलब एक तो मैं आपको समझा दूं कि हल को लेकर के पॉसिबिलिटी देखो, हल संभव है, हल संभव है कब है, और हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। तो हल संभव कब होता है और होगा तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात केवल एक ही हल संभव होगा, अद्वितीय हल इसको कहते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल संभव है। एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अनंत हल संभव होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है अनंत हल संभव होते हैं, अनंत हल संभव होते हैं। चलिए पहले आप देखो कैसे इसको डिसाइड करते हैं। अद्वितीय हल a1 अपान a2 अगर नहीं बराबर है b1 अपान b2 के, तो कह देना कि अद्वितीय हल अर्थात यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और अनंत हल की स्थिति क्या होगी? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। तो ये अद्वितीय हल, सॉरी अनंत हल यहां पर संभव होगा। और अगर हल संभव नहीं है तो उस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये होता है कोई हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं तो उसकी स्थिति क्या बनती है? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब जो प्रश्न दिया उसको देखिएगा, लिखा क्या है? 2x प्लस ay बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है। अब इसने हमसे कहा कोई हल संभव नहीं है। उस कंडीशन में ए का मान कभी कभी पूछता है कि है संभव, क्या है क्या नहीं है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कह दे कि क्या मान नहीं होगा, और अभी पूछा क्या मान होगा, तो होगा तो आप रिलेट करो। देखो पहले कह दे फॉर नो सोल्यूशन, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या लिखा जाता है? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2।
अब आपको ध्यान देना कि हमें मान ज्ञात करना है जो है, ऐसा तो नहीं कि जो नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो जो है उसके लिए इस ऑप्शन को लीजिए, इसको लीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब देखो क्या होता है a1 a2, x का गुणांक ही a1 होता है 2 लिखिए, और यहां पर x का गुणांक कितना है बताएं 3 लिखिए, इज इक्वल टू यहां y का गुणांक a है और यहाँ y का गुणांक -10 है। इधर जाने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपसे थोड़ी कहा कि a का मान क्या नहीं होगा। चलो क्या करते हैं, इसको उधर कर दे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3a बराबर -20 और a बराबर कितना हो जाएगा, जैसे आप ये साल कर लीजिए। यहां पर आपका सोल्यूशन क्या हो रहा है, -10/3। क्यों, कैसे हो रहा है बताओ, यहां पर 2x है और यहां पर 3y, तो मैंने 2/3 लिखा। यहां पर ay है और -5 है, ठीक है, -5 है। तो आप अगर समझो तो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 2/3 a1/a2, जैसे आप देख पा रहे हैं भाई, रूल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। हम लोग यहां पर देख रहे हैं a हमारा क्या होगा, यहां पर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू -10/3 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आप नोट कर ले, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। यस, पहले से बताया था आपने, बाकी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को कि अगर कभी जैसे आपसे कुछ भी पूछ ले, अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछ ले, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए पूछ ले, तो आप किसी भी परिस्थिति को फेस कर सको, हर प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सके। मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कंफर्म रहे, कभी दिक्कत ना होने पाए। अभी प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, इसको देखिए क्या लिखा है, कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन, जो बता सके प्लीज बताएं जरूर। प्रश्न ए है, देखो ऐसे लिखा है, पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूं, क्यूब रूट आप, उसके अंदर स्क्वायर रूट आप, स्क्वायर रूट को ना भी लिखा जाता तो मानते 64। अब मान हमसे पूछा है, क्या है, इसका मान पूछा है, आइए करते हैं, सब लोग समझिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसका वर्गमूल करना है, जो वर्गमूल आ जाए उसका घनमूल करना है। तो वर्गमूल के लिए पहले पद को देखिए, आप कभी भी दशमलव की संख्याओं का जब वर्गमूल घनमूल करना हो तो हमारा पहला ध्यान जो है कि यहां पर वर्गमूल और घनमूल के लिए दशमलव के स्थान तय कर लो। वर्गमूल पर किसी भी हालत में दशमलव का स्थान 2 स्थान, 4 स्थान, 6 स्थान, मतलब 2 की टेबल में होना चाहिए। और घनमूल के लिए दशमलव का जो प्लेस हो वो 3 के मल्टीपल्स में, 3, 6, 9, 12 इस पर होना चाहिए। अब जैसे पहले इसका वर्गमूल करना है, 2, 2, 4, 2, 6 स्थान पर दशमलव है, तो अब एकदम दिक्कत खत्म है। मैं 64 का वर्गमूल करूंगा, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है पता है, 8 होता है। क्या होता है, 8। और दशमलव अगर यहां पर 6 स्थानों पर है तो 6 को 2 से भाग करूंगा, 3 आएगा, और मैं 3 स्थान पर दशमलव लगा दूंगा। अब इसका मुझे घनमूल करना है, इसका क्या करना है, घनमूल। तो घनमूल करने के लिए दशमलव के स्थान गिना तो कितने स्थान पर है, 3 स्थान पर है। अब मैं तुरंत 8 का घनमूल करूंगा, 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ 3 स्थान पर है तो 3 को 3 से भाग करे तो 1 स्थान पर दशमलव लगेगा। तो पॉइंट 2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पॉइंट 2 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 8वां प्रश्न आप लोग नोट कर सकते हैं, एकदम सही उत्तर आपके सामने है, करेक्ट है। तो 8वां प्रश्न बी ऑप्शन, पॉइंट 2 इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको अच्छे से रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, आशा करता हूं समझ में आया। देखिए सबने बताया हमें आंसर, वेरी गुड। अमित ने बताया, नेहा दी, हाँ अमित, नेहा वेरी गुड, रूबी, पंकज, अरविंद, पवन, सभी का आंसर करेक्ट है, सभी का आंसर पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 एकदम परफेक्ट है। ये प्रश्न देखिए एक पक्का उसका पैटर्न है जो पूछता है बीपीएससी। इस टाइप का और भी प्रश्न मैं ले लूंगा प्रैक्टिस में, थोड़ा प्रैक्टिस फोकस्ड रहिएगा आप लोग, जो प्रश्न कराए जाए उसको एकदम नोट्स में अच्छे से रखिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, 2/3 की पावर कितना है, x है, ठीक है। 3/2 की पावर कितना है, 2x है, बराबर 81 बटा कितना है, 16 है। 81 बटे कितना है, 16 है। आपसे x का मान पूछा है, चलिए बताइए, ठीक है। हम सबको कुछ बातें कंफर्म है कि कभी भी अगर जैसे अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो कंफर्म है a की पावर m प्लस n होता है, बेसिस बराबर होती है गुणे में तो पावर जुड़ जाते हैं, ये पता है सबको। यस, PYQ रिलेटेड है, PYQ बेस्ड पैटर्न है, मतलब जो पूरा प्रीवियस ईयर का आधार है उसी को लेकर के बनाया गया है। कुछ आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिखेंगे, कुछ आपको ऐसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो दिखेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम जानते हैं कि x तभी निकलेगा जब पावर को रिलेट कर पाएंगे। और आपको दूसरी भी कंडीशन याद रखना चाहिए यहाँ पर कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, बेसिस बराबर है, तो निश्चित तौर पर पावर इक्वल होंगे।
तो पॉसिबल सोल्यूशन तभी है जब हम पावर को कंपेयर कर पाए, और पावर को तभी कंपेयर कर पाए जब बेस बराबर कर पाए। अभी तो बेस को ही फोकस करना है, अपने आप को बेस में भी काम है। कैसे है आप लोग उत्तर बताओ जिसका हो जाए। सबसे पहले बेस बराबर तो लग रहा है बहुत हद तक, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये 2/3 है या 3/2 है। कैसे कर पाते हो बताओ आप लोग। अगर कहीं पर a/b है और इसकी पावर अगर n है, तो मैं आपको बता दूं कि b/a की पावर -n होगा। मतलब पावर का साइन बदल देने से बेस रेसिप्रोकल हो जाता है, बेस का व्युत्क्रम हो जाता है। आप बदल दो, चाहे जैसे कर दो, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कर दो। कैसे? ऊपर 3 वाला पैटर्न रखिए, नीचे 2 वाला। इसको आप लोग इसको पलटो, इसको लिखो 3/2 की पावर -x कर दो, और इसको लिख दो 3/2 की पावर 2x है। और इसको भी बता दो कि यह 3 की पावर 4 है या 2 की पावर 4 है। भाई 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 81 होता है, 16 होता है ना। ये प्रश्न आया था, हाँ आता है ऐसा प्रश्न। बेसिस सेम हो तो पावर जोड़ दें, गुणा है ना बीच में, देखिए है। तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा? 2x में अगर x घटेगा तो सीधा सीधा x होगा, और यहां पर आप देखो तो 3/2 की पावर 4 होगा। भाई याद रखिए भी a की पावर m है और b की पावर m है, तो a की पावर a/b की पावर आप सीधा m लिख सकते हैं ना। तो अब देखो आपको कंफर्म हो गया होगा कि बेसिस बराबर हैं, पावर इक्वल कर दीजिए, x बराबर 4 कर दें। सी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन लिखिए। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, और एकदम क्लियर आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आशा करता हूं 9वां क्वेश्चन भी आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा ना। आ गया कि नहीं कंफर्म बताइए। और 10वें पर मेरे साथ बढ़ चलिए। 10वां क्वेश्चन देखिए कौन कौन कर रहा है। एक संख्या का 4/7 भाग, एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात क्या है? कौन कौन बताएगा? फटाफट बताइए आप सभी लोग क्या होगा। मैंने कहा एक संख्या का 4/7, एक संख्या मान लो a है, इसका 4/7, दूसरी संख्या के 40% b के 2/5 के बराबर है। एक संख्या का 4/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, करेक्ट है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? मैंने जैसे जैसे, अब 40% आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। कहोगे सर कहां से ला दिया 2/5? ध्यान दीजिए, 40 बटा आप 100 लिखो, 20 दूना 40 होगा, 20 पंचे 100, 2/5 होगा ना, 2/5। अब आपको जैसे अगर a/b करना है, क्योंकि पहले का दूसरे से अनुपात, तो इसको आप इधर लाओगे, a/b हो गया, और उसको उधर ले जाएंगे तो आप देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा। 2/5 है, 7 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, यही रेशियो बनेगा। 2 1 के 2, 2 दूना 4 हुआ, 7/10 हुआ, 7/10 हुआ, 7:10 लिखिए आप, 10:7 मत कर देना। प्रथम संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपके पास पहला ही ऑप्शन 10:7 दिया है। तो हो सकता है कुछ लोग अब लगाया भी, देखिए विशु ने, कुछ उत्तर नेहा जी ने भी लगाया, तो कुछ लोग के आंसर आए हैं 10:7। 10:7 गलत होगा, और दूसरे का पहले से अनुपात है। हम लोग को पहले के दूसरे से अनुपात बताना था, तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। तो 10वां प्रश्न आपके सामने है, 7:10 से राइट सोल्यूशन आपका होगा। बहुत ही क्लियर समझा करिए, इस टाइप की चीजों को एकदम कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही क्लियरली आप लोग ऐसे प्रश्नों का सोल्यूशन बताइए। क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत शानदार सा प्रश्न है, और पीआरटी में अगर पूछ लिया तो पीआरटी की लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी हद तक ठीक ठाक ही प्रश्न माना जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ करिए इसको जी। यह प्रैक्टिस प्रतिदिन अब कंटिन्यूड होगी, यहाँ पर आप सभी लोग रेगुलर रहिए, और हम यहाँ प्रैक्टिस को प्रोसेस कर रहे हैं जूनियर के लिए भी, पीआरटी के लिए भी। अभी आज जैसे पीआरटी से स्पेशल है, हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन पीआरटी स्पेशल ले, फिर इसके बाद जूनियर स्पेशल, मतलब एक कनेक्टिविटी दोनों बनाकर रखेंगे। दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलर रहिए आप लोग, ठीक है। रेगुलर कनेक्ट हो जाइए, आपको प्रतिदिन 6 बजे मैं प्रैक्टिस कराते दिखूंगा यहाँ पर, ठीक। एक पहिए की त्रिज्या है 0.25 मीटर। एक पहिया है साइकिल का, गाड़ी का, कार का, किसी का 0.25 मीटर है। पहिए द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होगी? लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होगी? जैसे कभी आप कोई यात्रा करते हो, बस से, कार से, किसी से यात्रा करते हो, तो बस कार जो भी होती है उसका पहिया सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। और अगर आप कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं, सपोज करो एक शहर से दूसरे शहर जाते हो,
यात्रा कर लिया और ड्राइवर से जाके पूछिए कि बताओ भाई तुम्हारा ये जो साइकिल बस थी उसने इस पूरी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाए। वो कहे सर रोज मैं जा रहा हूँ, गिन नहीं पाया आज तक कितने चक्कर लगाए। उससे कहना कि मैं बता सकता हूं। कैसे बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपका पहिया है, पहिए का अपनी सेंटर होगा, पहिए की अपनी रेडियस होगी, और पहिया एक चक्कर जब घूमता है, एक चक्कर में वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। परिधि के बराबर दूरी अपने तय करता है। एक चक्कर घूमने का मतलब ऐसे राउंड कर जाना, ऐसे घूम जाना। घूमना तो मतलब उसने अपने परिधि के बराबर दूरी तय कर लिया। अब अगर हमें चक्करों की संख्या पता करनी है, चक्करों की संख्या पता करनी है, तो चक्करों की संख्या हमेशा कुल दूरी, ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी बटा परिधि के बराबर होगा। परिधि से आप दूरी को, जैसे जितनी दूरी आपने यात्रा में तय करी, इस दूरी को ले लीजिए और पहिए की ये परिधि है, इस परिधि से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उस पहिए ने कुल कितने चक्कर लगाए हैं, उस पहिए ने कुल कितने चक्कर लगाए हैं, ये बता सकता हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न के लिए, जैसे इसने कहा है कि यह आपको उसकी रेडियस दिया है 0.25 और जो लेंथ उसने कवर किया है वो 11 किलोमीटर कवर किया है। अब हमसे पूछा कि उसने कुल कितने चक्कर लगाए, तो सबसे पहले मैंने इसकी परिधि देखी, और यूनिट का भी बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यह मीटर है और वो किलोमीटर है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो परिधि सी होता है 2πr। क्या होता है 2πr? 2πr का मतलब 2 गुणे पाई रहने दे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पाई ले सकते हैं। हाँ, 22/7 लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट 22/7 मानते हैं। और रेडियस कितना है 0.25। कितना है 0.25, और ये मीटर में है, ध्यान रखना, इस मीटर को ऐसे रहने दीजिए। ये इसकी परिधि हो गई। अब अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11 किलोमीटर है। हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो 11 किलोमीटर कितना होगा भाई, 11,000 मीटर होगा। कितना होगा 11,000। तो चक्करों की संख्या n बराबर 11,000 कर दें। 11,000 डिवाइडेड बाई यहां पर हमने परिधि रखा। परिधि मतलब देखो आप लोग 2 है, 22 है, 0.25 है, 7 ऊपर चला जाएगा। 7 ऊपर कर दें, 2 रखिए, 22 रखिए, 0.25 रखिए, करेक्ट है। अब इसको हल कर डालिए, देखिए आपको चक्करों की संख्या, भाई आप जब देखो ये डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर में थी, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 7 को क्यों ऊपर किया, जब भाग करेंगे तो जो हर होता है ऊपर चला जाता है, भाग इसी से करना है, परिधि यही है। 7 ऊपर चला गया। ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो और भी बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो पॉइंट इसका है अगर इसको हटा देते हैं हम लोग तो कंफर्म है कि भाई 2 जीरो और 100 से गुणा कर दें। अब बाकी सोल्यूशन कर डालिए, देखिए आंसर आ जाएगा। जैसे क्या क्या करना है हम लोग को ध्यान देना है। 25 चौके 100 होता है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 4 है, देखिए 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 है, 2 से 11 बार है, 2 से 11 बार, 11 1 के 1000 है, 1000 को 7 से गुणा कर दें, 7000 चक्कर लगाया। उस पहिए ने कुल 7000 चक्कर लगाए। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका 7000 है। आप सभी लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो इस प्रश्न का करेक्ट सम है 11वें का 7000 चक्कर। प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट करिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये प्रश्न देखिए 12th नंबर। एक साइकिल है, ध्यान से देखिएगा। एक साइकिल है जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है। उसकी जो प्रिंटेड प्राइस कितनी है 2000 है। साइकिल खरीदने गए और 2000 उसकी प्राइस दिखी। वो 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। 2 क्रमिक छूट दी गई, एक 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। कहा गया कि नगद अगर भुगतान करोगे तो 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप इसको तुरंत ऐसे ही दे दो, मतलब पूरा एक पैसा जितना भी है उतना सब लगा दीजिए, अभी तुरंत दे दीजिए, उधार मत करिए, तो 5% की अतिरिक्त छूट होगी। तो नगद भुगतान करने पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये भी पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर आधारित है। अगर आपको सही में आ रहा है तो आप करिए। छूट मतलब कमी करना, जैसे एक प्रश्न हम लोगों ने किया था सतत वृद्धि वाला ना, उसी प्रकार से सतत कमी का प्रश्न है। एक बार बढ़े घटा, जो घट कर आया उस पर फिर घटा, फिर जो घट कर आया क्योंकि हमने नगद भुगतान किया तो फिर घटा। चलो तीनों चीजें हम लोग लगाते हैं। प्लस परसेंटेज देखो, 3 यहां पर अपने पास क्रमिक कमी है। एक तो 20% है, एक 10% है, और फाइनली नगद भुगतान करने पर 5% भी है, ठीक है। परसेंट को बस यहां पर आप थोड़ा सा रेशियो में लेकर चलिए। यह 1/5 है। कैसे बोलिए, 20/100 करिए, 1/5 हो जाएगा।
यह 1/10 होगा, 10/100 करिए। यह 1/20 होगा, 5 अगर आप लोग 100 करते हैं। अब देखिए लगाया कैसे जाता है, ऐसे किया जाएगा। इसको अंकित मूल्य मानिए, इसको विक्रय मूल्य मानिए। कहिए यदि अंकित मूल्य 5 है तो 1 घटकर इसका विक्रय मूल्य 4 होगा। यदि अंकित मूल्य 10 है तो इसका विक्रय मूल्य 10 में से 1 9 होगा। यदि अंकित मूल्य 20 है तो इसका विक्रय मूल्य 19 होगा। ठीक है, यस, यही बात है समझ में। अब आपको जैसे अंकित मूल्य हमने जो देखा था साइकिल का, वह 2000 था, यह 2000 था। इसकी प्राइस हमको बतानी है। कैसे कंपेयर किया जाता है देखिएगा, ऐसे आप इन तीनों को कंबाइन कर दो। 20 पंचे 100 गुणे 10 1000 होगा। 1000 का मान 2000 है, खत्म ही कर देगा, 2 बचेगा। और इसको देखिए यहाँ पर 4 9 36, मतलब एक प्रकार से 36 गुणे 19 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 19 चौके 19। अब देखिए इससे आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 छंगे 54, 54 दूना 100। अब ऐसे देखिए अंत का डिजिट भी देखकर, हालांकि जब अंत डिजिट आप जाएंगे यूनिट डिजिट पर तो सारे डिजिट आपको एक जैसे दिखेंगे। तो आप मल्टीप्लीकेशन कर डालिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 19 दूना 38 है, 38 गुणे आप 36 कर दो तो आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी हमारे पास एक तरकीब ये है, 38 लिखे 36 लिखे ना, 8 छंगे 48 कर दें, 48 कर दिया। 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 24 10 34, 34 8 42 कर दो। ठीक है, 3 तिया 9 कर दें। अब इसका 8 ले लें, इसमें 4 जोड़े 46, 6 4 कर दिए, 9 4 13, 1368 है। 1368 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो साइकिल एग्जैक्टली आप 1368 में लाओगे। जो साइकिल की प्राइस 2000 प्रिंटेड थी उसे आप 1368 रुपए में खरीद कर लाएंगे, क्योंकि 3 क्रमिक छूटें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो 12वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, 1368 रुपए है। एकदम सही आंसर, आपका सही आंसर बनकर आ रहा है ना। चलिए अब देखो, जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया 13 नंबर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर, साधारण ब्याज आप जानते हैं, कोई धन है जिसको किसी दर पर किसी समय तक के लिए निवेशित किया जाता है और एक अतिरिक्त धन हमको प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। वह प्रतिवर्ष बराबर रहता है। कह रहा जो दर थी वो 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की आय 1250 रुपए बढ़ जाती है। मतलब यह जो चेंज हुआ, यह अपडेट हुआ, यह इंक्रीज हुआ। भाई ब्याज का मतलब जैसे हमसे कहा जा रहा है 10% ब्याज मिलेगा। इसका अर्थ है कि आपका धन अगर 1000 था, 100 था, तो 100 में 10% मतलब 10 रुपए का ब्याज मिला। 12.5% का ब्याज मिला तो 12.5 रुपए का ब्याज मिला 100 पर। ऐसे मतलब मूलधन आपका 100% है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल पर अभी ब्याज की दर आपकी अगर 10% थी और वह बढ़कर 12.5% होती है, तो आपको जो फायदा हो रहा है वो 1250 रुपए का हो गया। अब आप सोचो कि यहां पर परसेंटेज में कितने का फायदा है, बोलो 2.5% का। 2.5% का फायदा है कि नहीं? 2.5% मतलब आप ऐसे लिख लो 2.5% का। 2.5% का मान किसके बराबर है? 1250 के। आपको निकालना क्या है, इस प्रश्न को पढ़िए। कहा उसका मूलधन, मूलधन कितना है? 100%। तो 100% का मान बताइए क्या होगा, यही कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए फटाफट सब लोग। परसेंट हटा दीजिए सबसे पहले, दशमलव यहां से हटा दे, 1 शून्य बढ़ जाएगा। 25 चौके 100 ही होता है, 40 कर दे, 40 का इससे गुणा कर दे, 2 जीरो हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 50,000। 50,000 आया है, गुड। 50,000 जिसका एकदम करेक्ट है, राइट सोल्यूशन है। 13 नंबर आपका 50,000 इस प्रश्न का बनता है। पीआरटी में कितने प्रश्न आते हैं आप लोग कंफर्म करो, थोड़ा बताओ अगर आप सही में पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स के कितने प्रश्न पीआरटी में आप देखते हो? कौन कौन बताएगा? कॉमन पेपर छोड़ दीजिए, केवल बताइए पीआरटी का, जो पेपर में, मेन पेपर में आपके आता है। चलिए एक प्रश्न आपके सामने बड़ा अच्छा सा है, घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, ये बड़ा शानदार सा प्रश्न है। घड़ी देखा है? हाँ बिल्कुल, देखो टारगेट ऑन का जो लोगो बना है घड़ी पर ही ऐसे डिपेंडेंट है। हाँ ये घड़ी है, मान लीजिए दिख रहा है, ये घड़ी का सेंटर है और जो मिनट वाली सुई होती है उसको रेडियस मान लिया जाता है, क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ी लंबाई की होती है। कभी 16, कभी 22, कभी 20 ऐसे आता है ना। हाँ तो आते हैं, तो उसी हिसाब से प्रश्नों का कॉम्बिनेशन रखा जाए। कितने प्रश्न रखा जाए करे बताइए प्रैक्टिस में? पीआरटी अगर आप दे रहे हैं तो पीआरटी के सेशन में मुझे जहां तक लग रहा है 15 प्रश्न रखे हम लोग। कॉमन पेपर भी जिस दिन शामिल कर ले उस दिन प्रश्नों की संख्या 25 कर दें या 24 कर दें।
ऐसे कर दें। बस जरूरी क्या है कि आपका रेगुलर रहना, जैसे अगर आपको सेशन जब अनाउंस किया जाए तो आप रेगुलर रहिए, तो मोटिवेशन भी बना रहे, आप शेयर करते रहो वीडियो को, थोड़ा सा हम प्रमोट करते रहो, जिससे एक हमेशा का कनेक्टिविटी हमारा जो प्लान बना रहे, जिससे कि हम प्रॉपर अलाइन कर सके आपको। ठीक है, घड़ी देखो, घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब मान गए कि यह घड़ी की रेडियस है। अगर घड़ी सर्कुलर है, और घड़ी सब सर्कुलर ही होती हैं, भले उसका जो डायग्राम अलग अलग तरीके से आपको फॉर्मेट दे दिया जाए, 1.5 सेंटीमीटर ही उसकी क्या है, रेडियस है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलेगी? 40 मिनट में अगर यहां पर है तो 40 मिनट में कितनी दूर चलेगी? ये घड़ी है, ध्यान से फिर देखिएगा। यहां 12 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, सॉरी 3 बड़ा क्लियर होता है कभी कभी किसी किसी घड़ी में आप देखते होंगे 12, 6, 3 और 9 ऐसे ही बजाया जाता है। सोचो ये पूरा यहां से यहां तक जब घूमती है तो 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट कवर करना मतलब कितने डिग्री होता है पता है? 60 मिनट जो होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के। अगर ये आपकी जो है यही मिनट वाली सुई है, तो ये अगर 40 डिग्री 40 मिनट तक घूमेगी, तो 40 मिनट घूमने का मतलब कितने डिग्री कोण बनाएगी पता है आपको? अगर 40 मिनट घूमेगी, सोचो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 40 मिनट बराबर कितना? 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से डिवाइड कर दे 120, 120 दूना 240, 240 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वह 40 मिनट घूमेगी, ध्यान दीजिएगा, तो वह 240 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपसे पूछा गया, यस, आपसे पूछा गया क्या कि पूछा गया कि कितनी दूर तक चलती है। अगर यहां थी तो यहां से यहां तक की लंबाई, इसी को कहते हैं आर्क लेंथ। मैं इसके लिए एक फॉर्मेट आपको बता दूं। कभी सर्कल है, ए सर्कल है और इसका सेंटर है, और ए इसकी रेडियस है, ये देखिए ए आर है, ए आर है, इनके बीच एक कोण थीटा है। अगर मुझसे कोई कहे इसकी लंबाई क्या है, दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ, यही आर्क की लंबाई है। अगर यह ए है, यह बी है, इसको हम ए बी से प्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए बी कैप। आर्क लेंथ जो होता है उसको डिपेंड करता है थीटा पर। किस पर? थीटा पर। और थीटा पूरे का पार्ट कितना है? 360 लिखा जाएगा, थीटा अपान 360। और यह पूरी लेंथ कितनी होती है? यह परिधि होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। लिख दो 2 पाई आर। अब चाहे तो 2 से इसको कैंसिल कर दे, 180 हो गया, तो हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपान 180। अगर हमसे कभी आर्क लेंथ की बात करेगा तो मैं लिखूंगा पाई आर थीटा अपान 180। करेक्ट है। अब जो प्रश्न हम कर रहे थे, अपनी जो सुई थी मिनट वाली, वह 40 डिग्री जब घूमती है, 40 मिनट तक घूमती है, तो 240 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसने पूछा कि आप बताओ कि उसने कितनी लेंथ कवर करी है। ये लेंथ ही तो आर्क लेंथ है, और यही हमसे पूछा गया। अगर यहाँ ए है, यह बी है, तो इट इज आस्किंग अबाउट ए बी का कैप, या हमसे ए बी का कैप ही पूछ रहा है, ए बी का बार ही पूछ रहा है। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए, लिखिए 240 बटा 360 ना, थीटा अपान क्या लिखेंगे? यहाँ पर थीटा अपान 180 लिखिए, जैसे अभी हमने बताया आपको, इनटू क्या लिखा जाएगा? हमने कहा पाई आर थीटा अपान 180 लिखना है आपको। तो पाई पाई रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए कुछ पाई में दिए गए हैं, और आर का मतलब यहाँ पर कितना करें? 1.5 कर दें। अब इसका कैलकुलेशन कर डालिए, देखिए कितना आता है आंसर में। पाई अभी रहने दीजिए, पाई में कोई वर्किंग नहीं करते हम लोग, दशमलव हटा देंगे, जीरो ऐसे ही बढ़ जाएगा, एक जीरो खत्म हो गया। अब इसको देखिए डिवाइड करिए, हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो 12 से कर सकते हैं, 12 दूना 24, 12 15 बार, और 15 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 2 पाई आ रहा है, 2 पाई, और 2 पाई ऑप्शन में भी दिया, देखिए ये हो जाएगा। मतलब जब घड़ी की सुई 40 मिनट तक घूमेगी तो केवल 2 पाई, मतलब टोटल लेंथ कितना कवर करेगी? 2 पाई कवर करेगी। तो 2 पाई इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा ना, जो बी ऑप्शन में आपको दिया। तो आज के सेशन का देखिए अंतिम प्रश्न होगा, और ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, और इसी बार जो आपने देखा था 15 मार्च वाला पेपर, उसी बार पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात समीकरण है, x² - 7x + 12 है का गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड मतलब जो मान इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब उसका मान इसको संतुष्ट कर दे, और या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप द्विघात समीकरण का जो पैटर्न प्रॉपर होता है उस पर भी जा सकते हैं। कैसे भाई? हम सबको पता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में होता है, जहां पर जो कांस्टेंट टर्म है c को लाते हैं, a से गुणा करते हैं,
उसके ऐसे दो गुणनखंड बनाते हैं जिनका जोड़ या घटाव b के बराबर हो जाए। ऐसे इसमें भी करिए, 12 को 1 से गुणा करिए, 12 हुआ। 12 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिसका जोड़ या घटाव 7 के बराबर हो जाए। तो 3 चौके 12 होगा और 3 और 4 जोड़कर 7 के बराबर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन ऐसे रहने दीजिए और यहाँ 7 की जगह 3 + 4 कर दें, एक्स कर दें प्लस 12 कर दें। एक्स स्क्वायर लिखिए, आप ओपन कर दीजिए, -3x - 4x प्लस 12 कर दीजिए। x कॉमन कर लो, अब 2 का पेयर बना के, x - 3 है। 4 कॉमन कर ले, x - 3 है। तो x - 3 दोनों से कॉमन किया तो x - 4 होगा। x - 3 x - 4 कहीं है नहीं एग्जैक्टली, कभी x - 3 है, कहीं x - 4 है, लेकिन एक साथ पेयर में नहीं है। तो कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है और इसका ऑप्शन ई होगा, मतलब इनमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा। तो राइट सोल्यूशन इसमें से ई ऑप्शन है। वैसे सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर पूरा फॉर्मेट अप्लाई करो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देखिए। अगर x का मान 3 तो संतुष्ट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और अगर x की मान आप जैसे आप 3 पर संतुष्ट होगा तो ना तो ए एप्लीकेबल होगा ना तो ए एप्लीकेबल, क्योंकि यहां से -3 आएगा, यहां से भी -3 आएगा। तो आपको डायरेक्ट जो है पुट करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। ये 15 प्रश्न जैसे पीआरटी में बनते हैं उस हिसाब से 15 प्रश्न ये थे आज के, और इसी हिसाब से यह कनेक्टिविटी अब बढ़ेगी। तो आप रेगुलर रहिए, डेली करिए क्लास को, और कल से फिर हम लोग यहाँ पर इस प्रक्रिया में रहते हैं। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।